हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट कवर कर लिया है, हमने हाई कोर्ट इंडियन पॉलिटी के हिसाब से कवर कर लिया है। अब हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कवर करेंगे, जो किसके अंडर आते हैं, जिसको कहा जाता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स किसके अंडर आएंगे? हमारे हाई कोर्ट के अंडर। ठीक है, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड अदर कोर्ट्स सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा जितने कोर्ट्स होते हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी हाई कोर्ट के अंडर वो आते हैं। उसी के साथ में अगर ये पूछा जाए कि सबऑर्डिनेट कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, तो ये पार्ट 6 में पाए जाते हैं और इसका आर्टिकल है 233 टू 237, यानी आर्टिकल नंबर 233 से लेकर 237 तक हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 233, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। देखो, हमने अभी क्या समझा कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है और अदर कोर्ट्स आते हैं। तो हम यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, उसके जज का जो अपॉइंटमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है ना। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नर करेगा, गवर्नर कंसल्ट करता है। कंसल्ट किससे करेगा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से करेगा, है ना। तो इस तरह से वो कंसल्ट बहुत सारे से करता है, बट हमको इतना डीप में अभी जाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि गवर्नर अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज को, जो आर्टिकल 233 में बताया गया है। अब इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है? तो नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड मस्ट हैव एटलीस्ट 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए भी आपके पास में 7 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है एज अ एडवोकेट, और आपके पास में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और गवर्नर अपॉइंट करता है। आर्टिकल 234 में बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस। ये तो डिस्ट्रिक्ट का जो मेन जज हो गया वो हो गया। अब जो अदर जजेस है ना, उसका अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? गवर्नर करेगा, बट किससे? बिफोर अपॉइंटमेंट कंसल्टेशन विद एसपी, एससी एंड हाई कोर्ट इज नेसेसरी। देखो, स्टेट पीएससी से अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस जब भी वो करेगा, तो गवर्नर किससे कंसल्ट करता है? एसपीएससी मैंने यहाँ पे किसको लिखा है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और एचसी यानी हाई कोर्ट से नेसेसरी होता है। अब देखो, यहाँ पे ना आपको ये चीज नहीं दिख रही होगी कि स्टेट पीएससी से क्यों पूछता है। तो देखो, जो एग्जाम्स होती है ना हमारी जुडिशियरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह को लेकर, जो एग्जाम्स होती है वो कंडक्ट कौन करवाता है? आपको पता है? एसपीएससी कंडक्ट, यानी स्टेट पीएससी। यानी अगर एमपी की बात करें तो एमपी की जो पीएससी है ना, हमारी एमपी की जो पीएससी वो कंडक्ट करवाती है। तो इसलिए इनका कंसल्टेशन जरूरी होता है। हमको बहुत डीप में नहीं जाना, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से डीप में नहीं समझा रही हूँ, सिर्फ आप चीजें ध्यान रखो, क्योंकि हमारी एमपी पीएससी के लिए तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 234 में अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस एंड 233 में अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज दिया हुआ है। 235 में कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि सब ऑर्डिनेट पे कंट्रोल किस किस का रहेगा? मतलब किसका कंट्रोल रहेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट पे? जो हाई कोर्ट है ना, हमारा हाई कोर्ट का कंट्रोल रहेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे। यानी अगर मान लीजिए हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में अगर प्रमोशन करना हो किसी का, किसी की पोस्टिंग करनी हो, या फिर उसका जितना भी कंट्रोल है वो सब किसके अंडर आता है? हाई कोर्ट के अंडर आता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 235 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और सेशन कोर्ट की क्या क्या पावर है? अब देखो, मैं अभी तक आपको क्या बता रही हूँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल रही हूँ, बट यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट लिखा है। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है ना, वो आपको बताती हूँ, और बहुत इन शॉर्ट में उनकी पावर्स बता देती हूँ। देखो, हाई कोर्ट के नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है ना, वो उसको बोला तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है, बट इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम सेशन कोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेशन कोर्ट भी बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें ना अलग नहीं है, ये दोनों सेम चीज है, बट कब उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे और कब उसे सेशन कोर्ट बोलेंगे, ये समझने की जरूरत है। तो जब हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी सिविल मैटर पर बैठक करता है या केस की सुनवाई करता है, तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला जाता है। सिविल मैटर्स कैसे हो गए हमारे? जैसे कि जो हमारे फैमिली के मैटर्स हो गए, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ मैटर्स हो गए, भाई भाई के झगड़े हो गए, तो ये सारे हमारे सिविल मैटर्स में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, डाइवोर्स हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, मतलब प्रॉपर्टी के, अगर प्रॉपर्टी का कोई भी केस है तो प्रॉपर्टी का जो जुरिस्डिक्शन है वो किसके अंदर आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आता है। डाइवोर्स है तो उसके लिए भी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने वाइड जुरिस्डिक्शन लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करा गया है कि कितना करोड़ की प्रॉपर्टी या कितने लाख की प्रॉपर्टी के लिए हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करा गया है। सिर्फ ये देखना कि वाइड जुरिस्डिक्शन यानी बहुत सारी प्रॉपर्टी को लेके जो पावर है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में है। अब जब क्रिमिनल मैटर्स पर बैठक करेगा वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो हम उसे सेशन कोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेशन कोर्ट बोलेंगे। अब सेशन कोर्ट में क्या होता है?
क्रिमिनल मैटर्स आते हैं, ठीक है? जैसे किसी ने किसी की, मान लो किसी ने किसी की हत्या कर दी हो, या फिर क्रिमिनल मैटर्स में आपको कैसे समझाऊँ, कोई दंड कर दिया हो, है ना? मतलब सिविल मैटर्स इतने भारी भरकम नहीं होते हैं, डाइवोर्स और प्रॉपर्टी वगैरह के मैटर हो गए, बट इसमें ना जैसे मारना-कूटना और ये सब जितना हो गया ना, वो क्रिमिनल मैटर्स में हो गया। तो क्रिमिनल मैटर्स में सेशन कोर्ट, देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई क्रिमिनल मैटर पर सेशन कोर्ट कह रहे, तो सेशन कोर्ट के जज को डेथ पेनल्टी देने का भी अधिकार होता है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल मैटर पर डेथ पेनल्टी देने का अधिकार नहीं है, बट सेशन कोर्ट यानी वही हमारा सेशन कोर्ट को क्रिमिनल मैटर्स पर डेथ पेनल्टी देने का पूरा पूरा अधिकार है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी वो डेथ पेनल्टी सुनाता है, उसके बाद हाई कोर्ट रिव्यू जरूर करती है उस डेथ पेनल्टी को। ऐसा नहीं है कि बस सुना दिया और डेथ पेनल्टी मिल गई, नहीं, हाई कोर्ट जरूर रिव्यू करेगी कि ये सही है या गलत है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। अब हमने यहाँ तक तो हमारा अच्छे से पढ़ लिया है। अब देखो, जब सिविल मैटर्स होते हैं ना, तो इसके नीचे कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज एक और आता है, ठीक है? यहाँ पे हम सिविल मैटर की बात कर रहे हैं अपन, तो सिविल मैटर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर भी एक कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज काम करेगा, जो सिविल मैटर्स पर काम करता है। किस पे काम करता है? सिविल मैटर्स पे काम करता है। उसमें भी हम डाइवोर्स और प्रॉपर्टी के मामले ले जा सकते हैं। और उस कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज के नीचे भी एक मुंसिफ जज कोर्ट काम करता है, जहाँ पे स्मॉल प्रॉपर्टी केसेस होते हैं, ठीक है? देखो ये ना एक, मतलब देखिए आप ना, ये एक हायरार्की बन रही है कि सबसे नीचे मुंसिफ जज कोर्ट होगा, देन मतलब सिविल केसेस के लिए बता रही हूँ, ठीक है? सबसे नीचे मुंसिफ जज कोर्ट होगा सिविल केसेस के लिए, देन उससे ऊपर कोर्ट ऑफ सब ऑर्डिनेट जज होगा सिविल केसेस के लिए, देन उसके ऊपर फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट होगा, देन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है? उसी प्रकार अगर हम क्रिमिनल मैटर्स पर बात करते हैं, जिसको हम सेशन कोर्ट कहते हैं, तो सेशन कोर्ट में सबसे नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, उससे ऊपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, उससे ऊपर हमारा सेशन कोर्ट होगा, उससे ऊपर हमारा हाई कोर्ट होगा, एंड उससे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है? तो एक हायरार्की है। तो हमने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है उसको क्रिमिनल मैटर पर 7 साल का इम्प्रिजमेंट सुनाने तक का उसके पास पावर है, बट डेथ पेनल्टी का पावर नहीं है, ठीक है? और उसके नीचे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ना, वो 3 साल का इम्प्रिजमेंट सुना सकता है, ठीक है? तो आप ना ये जो मैंने आपको एक डायग्राम बनाया है, ये फ्लो चार्ट, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपका यहाँ से ही सब ऑर्डिनेट कोर्स कवर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं फैमिली कोर्ट। क्या पढ़ते हैं? फैमिली कोर्ट पढ़ते हैं। तो फैमिली कोर्ट में क्या क्या आता है? फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, ठीक है? फैमिली कोर्ट का एक्ट कब आया था? 1984 में आया था। इनेक्टेड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू मैरिज एंड फैमिली मैटर्स। फैमिली कोर्ट को लाने का जो मकसद था वो क्या था कि अगर मान लीजिए, देखो जितने भी बड़े बड़े कोर्ट्स हैं उसमें बहुत बड़े बड़े भी केसेस आते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हमारे फैमिली मैटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फैमिली मैटर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है। अगर मान लीजिए रोज के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैमिली के मैटर्स जा रहे हैं, तो वो भी एकदम इतना सही नहीं होता है ना, देखा जाए तो इतना सही नहीं है। इसलिए क्या करा कि वर्कलोड कम करने के लिए हमारी सरकार ने फैमिली कोर्ट अलग से एस्टेब्लिश भी करा है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, बट आपके लिए फैमिली कोर्ट का भी ऑप्शन उपलब्ध है, फैमिली कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो जो फैमिली कोर्ट है ना, ये 1984 में इसका एक्ट आया था। ये इसलिए बनाया गया था कि जो भी हमारी मैरिज से रिलेटेड इश्यूज है, फैमिली मैटर्स है, वो हम फैमिली कोर्ट में जाकर और सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट फैमिली कोर्ट स्टेब्लिश्ड इन जयपुर, ठीक है? फर्स्ट फैमिली कोर्ट कहाँ पर स्टेब्लिश हुआ था? जयपुर में स्टेब्लिश हुआ था। अब आता है हमारा स्टेब्लिशमेंट एट पॉपुलेशन एरिया ऑफ मिनिमम 10 लाख। देखो लेकिन जो हमारा फैमिली कोर्ट है ना, ये हर जगह स्टेब्लिश नहीं होगा, ये सिर्फ उसी जगह पर स्टेब्लिश होगा जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो, ठीक है? 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन अगर है, वही फैमिली कोर्ट स्टेब्लिश होगा। अब हम इसका जुरिस्डिक्शन देख लेते हैं, यानी फैमिली कोर्ट किस किस चीज पे उसके पास पावर है कि हाँ ये वो सुनवाई कर सकता है। तो जैसे मैरिज और डाइवोर्स से रिलेटेड हो गए, शादी में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए फैमिली कोर्ट में आप जा सकते हो। अगर आपको तलाक चाहिए तो तलाक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए आप फैमिली कोर्ट में जा सकते हो। मैट्रिमोनियल राइट्स, यानी मान लीजिए, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत होता है कि पति है और पत्नी है, लेकिन पति का बाहर अफेयर चल रहा है, उसको वो पसंद आ गई, उसने उससे शादी कर ली, तो मतलब इससे रिलेटेड। या फिर मान लीजिए पत्नी को कोई पसंद आ गया, पत्नी ने उससे शादी कर ली, तो इसको कहा जाता है मैट्रिमोनियल राइट्स। मतलब उसके बाद उसके क्या अधिकार है, ठीक है? यानी पति ने अगर दूसरी शादी करी है तो वो जो उसकी पत्नी है उसके क्या क्या अधिकार होंगे, उन राइट्स के लिए भी वो फैमिली कोर्ट में जा सकती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अधिकारों के लिए, वही प्रॉपर्टी से रिलेटेड भाई भाई में दिक्कत हो जाती है, माँ बाप में, भाई बहन, मतलब जितनी भी दिक्कतें होती है ना फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर, उसके लिए जा सकते हैं। कस्टडी ऑफ माइनर्स, यानी देखो जब डिवोर्स हो जाता है ना माँ बाप का,
तो माइनर्स की कस्टडी यानी जो बच्चे रहते हैं, हमने देखा है कि बच्चों की कस्टडी के लिए बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, पेरेंट्स लड़ते हैं, हमें कस्टडी चाहिए, हमें कस्टडी चाहिए, तो यहाँ पे वही बात हो रही है, ठीक है। फिर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट, यानी अभी जैसे हार्दिक पांड्या का केस हुआ था, उन्होंने उनकी वाइफ को और उनके चिल्ड्रन के मेंटेनेंस के लिए दिए थे, ठीक है, अमाउंट दिया था। तो ये वही चीज है कि अगर मान लीजिए हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देता है, तो फिर जो वाइफ का, उसके चिल्ड्रंस का या फिर उसके पेरेंट्स से भी अगर वो अलग रहने लग जाता है, तो उनका जो मेंटेनेंस, उनका जो अमाउंट है, खर्चा है, वो कौन देगा? है ना, पति देगा। तो ये जो मामला है ना, ये फैमिली कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। और अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ फैमिली कोर्ट इज इन हाई कोर्ट। और अगर फैमिली कोर्ट कोई डिसीजन सुना देती है, तो उसके डिसीजन के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ये भी हमारे पास राइट है। अब देखो, एक ग्राम न्यायालय की भी व्यवस्था हमारी सरकार ने हमारे लिए करी है। ग्राम न्यायालय एक्ट आया था 2008 में, और ये एक मोबाइल कोर्ट है। मोबाइल कोर्ट का मतलब क्या हुआ कि ग्राम न्यायालय एक स्थायी जगह पर नहीं होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये हमारा गांव है, तो यहाँ पर बस उसका न्यायालय, उसका ऑफिस बना दिया, ऐसा नहीं है। ये मोबाइल कोर्ट है, मतलब ये गांव गांव में जाकर और वहां के लोगों के बारे में सुनता है, और देन वहां पे फिर वो इन्वेस्टिगेट, मतलब इन्वेस्टिगेट इन द सेंस, फिर वो अपने जो भी और ग्राम न्यायालय के जो भी डिसीजंस होते हैं, वो देता है वहां पे जाके, ठीक है। तो ये एक मोबाइल कोर्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनएक्सपेंसिव, स्पीडी एंड सिंपल जस्टिस ऑफ विलेज लेबर। ये ना छोटे मोटे जितने भी हमारी विलेज में लफड़े हो जाते हैं कोई भी चीज को लेकर, तो वो ये सॉर्ट आउट करता है। और ये सिविल केसेस भी सुनता है, क्रिमिनल केसेस भी सुनता है गाँव के, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ से हमारे प्री में क्वेश्चंस आते हैं, आने की संभावना है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, क्या हम क्या समझते हैं सबसे पहले कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? Provisions of constitution which is amended or altered would destroy the core existence of constitution are referred as basic structure। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के वैसे प्रोविजंस जिसको अमेंड या अल्टर करने पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जिस्टेंस है, यानी जो कोर एग्जिस्टेंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व है, अगर वही खत्म हो जाता है, तो ऐसे प्रोविजंस को हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। वंस अगेन, ऐसे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको अमेंड या अल्टर करने पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पावर, जो मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, अगर वही खत्म हो जाता है, तो वैसे प्रोविजंस हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स में आते हैं। SC and HC यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज राइट टू डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं, ये कौन बताता है? ये हमारा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हमको बताता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से राइट्स आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बताएगा। दिस डॉक्ट्राइन वॉज propounded बाय सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का देखो प्री में ना, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है वो कब आया? तो वो हमारे केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है। कब आया? 1973 में आया। कब आया? 1973 में आया। इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखो, बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था कि केशवानंद भारती केस में बता दिया कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें ये चीजें होती नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम इवॉल्व हुई, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने जितने केसेस है, तो टाइम टू टाइम उन केसेस के थ्रू बताया कि कौन सी चीज हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और कौन सी चीज बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, और इसकी क्यों जरूरत पड़ी, हम वो देख लेते हैं। तो देखो, सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब पहले तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो सरकार क्या चाहती थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करे, उसमें अमेंडमेंट कर दे, और वो उस तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूशन को बना दे जिसमें उनका फायदा हो, ठीक है। बट जुडिशरी क्यों स्टेब्लिश करी गई है? जुडिशरी ताकि वो जो हम लोग हैं, हम जो पीपल है हमारे इंडिया के, ठीक है, तो हमारे लिए कौन काम करेगा? जुडिशरी काम करेगी, ठीक है। यानी जुडिशरी क्या देखेगा कि हमारे राइट्स जो है, हमारे राइट्स का हानि तो नहीं कर रहा है कभी हमारा एग्जीक्यूटिव या हमारी सरकार, तो वो देखने का काम किसका है? जुडिशरी का काम है, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती है? जो हिस्सा, जो प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन उनको वोट देती है, वो उसके लिए ज्यादा काम करती है, ऐसा हम सबको पता है। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ये भी ध्यान रखना। अब इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट होता है शंकरी प्रसाद केस 1951, ठीक है। एक केस हुआ 1951 में, शंकरी प्रसाद केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लॉ अंडर आर्टिकल 13 डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हेंस पार्लियामेंट कुड अमेंड फंडामेंटल राइट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट।
देखो इस समय क्या चल रहा था, फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट ना मतलब फंडामेंटल राइट्स में हेरफेर करना चाहती थी। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आर्टिकल 13 है उसमें डेफिनेशन ऑफ लॉ लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ लॉ? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने और ये कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो लॉ ऑफ डेफिनेशन है ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का कोई प्रावधान नहीं है। यानी जब भी पार्लियामेंट चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ये देखो CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, और CA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो जब भी सरकार चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का जो लॉ में डेफिनेशन है, मतलब आर्टिकल नंबर 13 के में जो लॉ का डेफिनेशन लिखा हुआ है उसमें ये तो इंक्लूड था ही नहीं। तो फिर आता है गोलकनाथ केस 1967। उसमें क्या बोलती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, रिवर्स कर देती है उसका जो डिसीजन उसने इसमें सुनाया था ना, वो रिवर्स कर देती है। अब उसको रिवर्स क्यों करना पड़ा? क्योंकि जब पार्लियामेंट को ये पता चला कि वो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके हम हमारे FR को इधर उधर हेरफेर कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट पूरा चाहती थी कि हाँ वो फंडामेंटल राइट को चेंज कर दे। बट जुडिशियरी ने सोचा अगर फंडामेंटल राइट को ही हानि होगी तो ये तो गलत हो जाएगा। तो जुडिशरी ने गोलकनाथ केस 1967 में क्या बताया, अपने इस वाला जो उन्होंने पहले अपना डिसीजन दिया था उसको रिवर्स कर दिया अर्लियर, ठीक है, रिवर्स अर्लियर डिसीजन एंड हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड इन लॉ। और उन्होंने ये बताया कि अब लॉ की जो डेफिनेशन है आर्टिकल 13 में, जो लॉ की डेफिनेशन है उसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है मैं आपको, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जहाँ पे भी ये लिखा हुआ आए समझ जाना। तो क्या बोला गया कि लॉ की डेफिनेशन में ही ये पार्ट भी इंक्लूड है, ठीक है। तो अब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाई पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट को ये बात हजम नहीं हुई कि ओ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कैसे इस चीज को लॉ में ऐड कर दिया, क्योंकि अगर ये चीज लॉ में ऐड हो गई तो अब फंडामेंटल राइट्स में अमेंड नहीं कर सकती हमारी पार्लियामेंट। इसलिए पार्लियामेंट भी अपना चालाक दिमाग दौड़ाती है और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 लेकर आती है। उसमें पार्लियामेंट क्या करती है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में ही अमेंड कर देती है। वो क्या अमेंड करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज लॉ। वो 13 और 368 में ही अमेंड कर देती है और ये बता देती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब जुडिशरी का माथा सनकता है कि ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने ये चीज कर दी। तो अब आता है हमारा केशवानंद भारती केस 1973। उसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि आप आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आप लाए थे वो कंटिन्यू तो रखो, ठीक है, उसमें जो भी आपने प्रोविजंस दिए थे वो कंटिन्यू रखो, लेकिन मतलब ये जो प्रोविजन आपने दिया था ना, है ये हम भी मानते हैं कि ठीक है आप इसको कंटिन्यू रखो, बट यहाँ पे ही वो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आती है बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आती है? बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेकर आती है जुडिशरी। और ये कहती है जुडिशरी कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर फंडामेंटल राइट्स को, बट वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता। और यहाँ पर पार्लियामेंट ने गेम खेल दिया। क्या गेम खेला कि उसने ये नहीं बताया कि कौन सा हिस्सा बेसिक स्ट्रक्चर में रहेगा और कौन सा हिस्सा नहीं रहेगा, ये टाइम टू टाइम वो बताती गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जुडिशरी ने क्या करा, ये बोल दिया कि आप 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका जो था 1971 का, उसको आप कंटिन्यू रखो। आप FR में चेंज कर सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हो, लेकिन आप उसका जो मूल आधार है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो अब सरकार क्या करती है, अब सरकार लाती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और उसमें सरकार क्या करती है, ये घोषित करती है कि पार्लियामेंट डिक्लेयर्ड दैट इट्स अमेंडिंग पावर इज अनलिमिटेड। पार्लियामेंट क्या करती है कि पार्लियामेंट अपनी जो अमेंडिंग पावर है ना उसको अनलिमिटेड बता देती है, मतलब पार्लियामेंट किसी भी दायरे तक अमेंड कर सकती है चीजों को, ठीक है। एनी अमेंडमेंट वाज प्लेस्ड बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। और वो जो भी अमेंड करेगी, जो भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट करेगी, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे जुडिशियरी ने जो गेम खेला था कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर का, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, तो अब पार्लियामेंट फिर होशियार बनी और पार्लियामेंट ने क्या बोला, नहीं, अमेंडिंग पावर जो है हमारी पार्लियामेंट की, वो जुडिशरी के जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जुडिशरी मतलब पार्लियामेंट अगर कुछ भी अमेंडमेंट करेगी तो जुडिशरी उसको रिव्यू ही नहीं कर सकती, जुडिशरी उसमें हस्तक्षेप ही नहीं कर सकती, उसको रिव्यू ही नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि वो कुछ भी अमेंडमेंट करे, अगर जुडिशरी देखेगी ही नहीं तो जुडिशरी रोक ही नहीं पाएगी। तो ये चीज उन्होंने 42nd अमेंडमेंट में कह दी। उसके ही खिलाफ वापस से मिनर्वा मिल केस आया 1980 में, ठीक है। कौन सा केस आया? मिनर्वा मिल्स केस आया 1980 में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इस प्रोविजन को। कौन से प्रोविजन को? ये जो चीज बताइए ना जुडिशियल रिव्यू की, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के इस जुडिशियल रिव्यू वाले प्रोविजन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और ये डिक्लेयर कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है जुडिशरी के पास, वो कोई खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। उन्होंने ये घोषित कर दिया। अब वामन राव केस आता है 1981 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाई करती है एक और बार कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन है वो उन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे अप्लाई होगी जो 24 अप्रैल 1973 के बाद बने हैं। यानी केशवानंद भारती जजमेंट जो आया था, जो केशवानंद भारती केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर स्टेब्लिश करा था, इसलिए ही उस केस के बाद से जितने भी अमेंडमेंट होते हैं उन सब पे बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है वो अप्लाई होगा। ये कब बताती है? वो वामन राव केस 1981 में बताती है। और प्रेजेंट सिचुएशन अभी क्या है? अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट अफेक्ट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। देखो इतनी बड़ी जो अपनी पूरी कथा थी, गाथा थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो हमको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि जो केशवानंद भारती केस था ना हमारा, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का हमारा डॉक्ट्राइन आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है वो कब आया था? तो केशवानंद भारती केस में आया था, ठीक है। तो वो चीज आप ध्यान रखना। और बाकी तो ये जो चीज है ये एक स्टोरी है, स्टोरी की तरह आप इसको सुनेंगे ना तो आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। प्रेजेंट सिचुएशन में आपको आर्टिकल नंबर 368 याद रखने की, 368 में एक्चुअली क्या है, अमेंडमेंट पावर है 368 में, ठीक है। फिर आता है एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट्स हैं जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स में आते हैं, जिन पे हमारी पार्लियामेंट कोई बदलाव नहीं कर सकती, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर, सेक्युलरिज्म, separation of power among legislature, executive and judiciary, federal structure, unity and integrity of nation, welfare state, judicial review, individual freedom and dignity, parliamentary system, रूल ऑफ लॉ, बैलेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी, यानी फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में बैलेंस बना के रखना है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ओके, ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट हैं। ये चांस तो बहुत कम है कि पूछ ले कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है या नहीं है, कम चांस है, एक बार बट रीड कर लेना। अब आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हम ना आज देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं अमेंडमेंट, और जो मेन मेन अमेंडमेंट है ना हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में सिर्फ एक आर्टिकल है 368, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो सकता है, और उसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल मेंशन है 368। यानी अगर आर्टिकल पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आर्टिकल कौन सा है तो वो है 368, और पार्ट पूछा जाए तो वो है 20। अब कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट परमानेंट, कंटिन्यूज टू बी अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ? देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बना था? 1950 के समथिंग में बना था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोल दिया गया था उसी टाइम पे कि परमानेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसको हम अमेंड करेंगे हमारे टाइम के साथ, क्योंकि टाइम के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी चेंज होती है। हो सकता है उस टाइम पीरियड के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में अलग चीजें हो, बट आज के टाइम पीरियड के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में अलग चीजें होनी चाहिए। तो इसलिए ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टाइम के साथ में चेंज कर सकते हैं। अभी तक 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितने अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक? 106 अमेंडमेंट हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, जिसका मतलब ये होता है कि उसके कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं फ्लेक्सिबल है जिनको हम इजीली चेंज कर सकते हैं, और कुछ प्रावधान उसके रिजिड है जिसको हम बहुत टफनेस के साथ चेंज कर सकते हैं। और ये जो प्रावधान था, मतलब ये जो था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबिलिटी व रिजिडिटी दोनों तरीके से अमेंड कर सकेंगे, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कहाँ से लिया था? साउथ अफ्रीका से लिया था। अब अमेंडमेंट 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, बट कितने टाइप से हो सकता है? 3 टाइप से हो सकता है। कौन कौन सा?
अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी और मिनिमम कंसेंट ऑफ हाफ स्टेट्स। तीन टाइप क्या क्या होगा? अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड मिनिमम कंसेंट ऑफ हाफ स्टेट्स। इसको हम वन बाय वन समझते हैं। ये तीन प्रकार के हैं। अगर हमसे प्रीलिम्स में ये पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में है, तो हम बताएंगे 368 पार्ट, पूछा जाए तो 20, और अगर ये पूछा जाए कि कितनी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकते हैं, तो तीन टाइप से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकते हैं। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? जो अमेंडमेंट हम सिंपल मेजोरिटी के थ्रू अमेंड कर सकते हैं, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रोविजंस जिनको हम सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ही अमेंड कर सकते हैं, वो अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन 40। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी ये होती है कि जितने भी मेंबर हमारी पार्लियामेंट में प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा में 200 मेंबर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये 200 मेंबर का जो मेजोरिटी होगा वो कितना होगा? 101 होगा, है ना। 200 मेंबर प्रेजेंट और 101 क्या है? इसका मेजोरिटी है। तो बस इतनी वोटिंग अगर हो जाएगी ना, मिल जाएगी ना, तो हम ये अमेंडमेंट कर सकते हैं। नॉट मेंशन अंडर आर्टिकल 368। अब आप बोलेंगे कि ये तो तीनों आर्टिकल 368 में मेंशन है, फिर यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि मेंशन नहीं करेंगे 368 में? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अमेंडमेंट करते हैं ना, देखो हम अगर अमेंडमेंट करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, हम इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। अभी तक 106 ऐसे हो गए हैं। बट जो इस मेजोरिटी से अमेंडमेंट होंगे ना, इस मेजोरिटी से जो अमेंडमेंट होंगे, हम उनको एज अ काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। बट उसको अमेंडमेंट जरूर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो चेंज हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम अमेंड कर रहे हैं, बट उसको हम ना ऐसे काउंटिंग में नहीं लेंगे। दैट्स वाई यहाँ बोला गया है कि नॉट मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 368, क्योंकि हम उनको काउंट नहीं कर रहे हैं। अगर इसके थ्रू कोई अमेंडमेंट होगा तो उसके लिए हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा फलाना नंबर का अमेंडमेंट हुआ है, नहीं, ये डायरेक्ट अमेंड होगा, काउंटिंग नहीं होगी। अब इसमें सिंपल मेजोरिटी से हम कौन कौन सी चीजें अमेंड कर सकते हैं, हम वो देख लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 2 के तहत एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी अगर हमको कोई न्यू स्टेट बनानी हो तो वो हम अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी कर सकते हैं। अगर हमको स्टेट का फॉर्मेशन करना हो या अल्टरनेशन करना हो, देखो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी हमारा ये भारत है, इस भारत में अगर कोई नई जगह को ऐड करना हो तो वह एडमिशन होगा। लेकिन फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि हमारे भारत के अंदर ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट का फॉर्म करना, जैसे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, तो वो फॉर्मेशन हो गया, और उसकी बाउंड्री का अल्टरेशन करना, ठीक है। ये आर्टिकल 3 में है, ये भी अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी है। उसी प्रकार सिटीजनशिप के ऊपर भी जितने मैटर्स है वो भी इसमें आते हैं। क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, यानी हमारे जो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल जरूरी नहीं है, होती है, बट अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल हमको बनानी है तो वो भी हमारी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू बन जाएगी। अब लेजिस्लेचर फॉर यूटी, अगर हमें यूटी के लिए लेजिस्लेचर बनाना है वो भी हम सिंपल मेजोरिटी के थ्रू बना देंगे। उसी के साथ में शेड्यूल्स है ये कुछ, इसमें भी हम अमेंड कर सकते हैं हमारे सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, हमारा जो पार्लियामेंट है उसके जो भी रूल्स है, मतलब जिस भी रूल्स से वो प्रोसेस करेगा, प्रोसीडिंग्स करेगा, उसके रूल्स में भी हम इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। यूज ऑफ इंग्लिश इन पार्लियामेंट, क्वारम इन लेजिस्लेचर, प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट एंड कमिटी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब हम अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी कर सकते हैं, और ये आर्टिकल 368 में मेंशन भी नहीं रहेगी। उसी प्रकार दूसरे नंबर की हमारी अमेंडमेंट पावर आती है, जिसको कहा जाता है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एट वोटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें दो चीजें होती है, मतलब दो चीजें हमको फुलफिल करनी होती है। फर्स्ट होता है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी अगर मान लीजिए 543 हमारे टोटल मेंबर है हमारे पार्लियामेंट के, यानी इसका टोटल मेंबरशिप का अगर यानी अगर मान लीजिए 500 लोकसभा मेंबर है, तो सॉरी 543 हमारे लोकसभा मेंबर है, तो इसका मेजोरिटी क्या होगा? 272 मेंबर का होगा। मेजोरिटी कितने मेंबर का होगा? 272 मेंबर का होगा। तो यानी स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि हमको 272 मेंबर का तो हाँ चाहिए ही चाहिए, उसी के साथ में 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी मान लीजिए उस टाइम पे 400 इंसान प्रेजेंट है, तो 400
इंसान का जो 2/3 आएगा ना, उतनी मेजोरिटी भी चाहिए हमको इसमें, ठीक है। यानी यहाँ पे दो चीज फुलफिल करना है, एक तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप और एक 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एट वोटिंग वाली, ठीक है। और ये मेंशन करा जाएगा हमारा आर्टिकल 368 में, यानी ये हमारी वो जो 1 2 3 4 वाली काउंटिंग है ना, उसमें ये अमेंडमेंट्स मेंशन होंगे। इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट आ जाते हैं? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस, अदर प्रोविजन दैट डू नॉट फॉल अंडर देयर टू कैटेगरीज। इसका मतलब ये होता है, ये जो है ना, इसके जरिए हम बहुत सारे जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इसमें ही लाइज करते हैं, ठीक है, इसमें ही लाई करते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, अगर फंडामेंटल राइट में कोई चेंज करना है तो हम अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू करेंगे। अगर डीपीएसपी में कोई चेंज करना है तो हम इसके थ्रू करेंगे। उसी के साथ जो हमारा फर्स्ट टाइप और थर्ड टाइप में मेंशन नहीं करा गए हैं टॉपिक्स, वो हम इसमें करेंगे, ठीक है। थर्ड क्या है? अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस मिनिमम हाफ स्टेट कंसेंट। यानी पार्लियामेंट में तो स्पेशल, ये बहुत टफेस्ट प्रोसेस है, ठीक है। पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी में वो चीज को हम पास करेंगे, अगर कोई चीज है ऐसी जो मैं नीचे बताऊंगी उसमें अमेंड करना है, तो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी में वो चीज पास होगी। उसी के साथ जो हमारी स्टेट्स होगी ना इंडिया की, तो हाफ स्टेट का कंसेंट भी जरूरी है, ठीक है। रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड अप्रूव्ड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विद सिंपल मेजोरिटी। वही लिखा है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस में ये प्रोसेस स्पेशल मेजोरिटी से पास होगी और हमारे इंडिया की हाफ स्टेट में सिंपल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है, तभी हम उस चीज में अमेंड कर पाएंगे, ठीक है। कवर्ड अंडर आर्टिकल 368, ये भी हम कवर करेंगे। मोस्ट डिफिकल्ट अमेंडमेंट प्रोसीजर, आपको ये पढ़कर ही लग रहा होगा कि सबसे टफेस्ट है ये, ठीक है। सबसे इजीएस्ट कौन सा था? हमारा ये फर्स्ट वाला इजी था, और थर्ड वाला क्या है? टफेस्ट है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अमेंडमेंट एक्चुअली होते कौन से अमेंडमेंट टाइप से हैं? सेकंड वाले, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट आते हैं? इसमें वो प्रोविजंस आते हैं जिसमें हमने, देखो यहाँ पे अगर हम स्टेट कंसेंट ले रहे हैं, यानी इसमें कौन से प्रोविजंस आएंगे? नाम से पता चलता है, जो हमारे यूनियन और स्टेट दोनों के होंगे, यानी दोनों के फेडरल फेडरल स्ट्रक्चर के होंगे। यानी जिसमें अगर हम यूनियन के लिए कोई चेंज कर रहे हैं तो स्टेट पे भी उसका असर पड़ रहा है, और स्टेट के लिए कुछ चेंज कर रहे हैं तो यूनियन पे भी असर पड़ रहा है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स इस में आते हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कुछ भी अमेंडमेंट करना है तो फिर वो अमेंडमेंट करने के लिए ये वाला प्रोसेस लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर भी होते हैं, दैट्स वाई। मैनर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, वही एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। अब देखो, अगर हम यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ाते हैं, इसका मतलब डायरेक्टली क्या हुआ कि अगर यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर बढ़ाई, यानी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स हमारी कम होगी, होगी कम। तो इसमें वही है कि अगर हमको यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर बढ़ाना है तो भी हमको स्टेट्स का कंसेंट लेना जरूरी होगा। उसी के साथ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, अगर हम स्टेट की सेम वही हो गया वाइस वर्सा की स्टेट की पावर बढ़ी तो यूनियन की पावर्स कम हो जाएगी। हाई कोर्ट फॉर यूटी, यूटी के अगर हमको हाई कोर्ट बनाने हैं तो उसमें भी हमको ये वाला जो अमेंडमेंट है ना, इसका जरूरत पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि मान लीजिए हमारा स्टेट है, उसी स्टेट को हमने यूटी के लिए भी कर दिया कि यही स्टेट अब हमारी यूटी का भी मतलब हाई कोर्ट है, ठीक है। एक स्टेट है, उस स्टेट के हाई कोर्ट को हमने बोला कि आप यूटी के केसेस भी लोगे। बट अगर अब हमने यूटी के लिए न्यू हाई कोर्ट बना दिया तो वो जो स्टेट पहले इस यूटी के केसेस को ले रही थी, उसकी तो पावर्स कम हुई ना, उसका ज्यूरिसडिक्शन कम हुआ। तो उसका ज्यूरिसडिक्शन कम हो रहा है, इसलिए उसका भी कंसेंट लेना जरूरी है। दैट्स वाई हाई कोर्ट फॉर यूटीज भी इसके अंदर आता है, यूनियन जुडिशरी इसके अंदर आता है, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स के अंदर आता है। सेवंथ शेड्यूल हमारा, सेवंथ शेड्यूल में हमारा क्या है? लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में हमारे 100 सब्जेक्ट है और 61 सब्जेक्ट है हमारे किसमें? स्टेट लिस्ट में। तो अगर उसमें कोई चेंज करना है वो इसके अंदर आएगा। फोर्थ शेड्यूल में क्या है हमारा? राज्यसभा की सीट्स के बारे में बताया गया है, तो फोर्थ शेड्यूल इसके अंदर आएगा। और पार्ट 12 जिसमें फाइनेंस रिलेशन है, स्टेट और यूनियन के बीच के जितने भी फाइनेंस रिलेशन है वो पार्ट 12 में दिए हुए हैं, ठीक है। तो यानी ले देख के ये है कि अगर यूनियन और स्टेट दोनों की चीजें हैं तो वो हमारे इस टाइप से अलग होगी, मतलब अमेंड वो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप थर्ड जो अमेंडमेंट दिए हुए हैं उससे अमेंड होगा। स्पेशल मेजोरिटी से क्या क्या अमेंड होगा मैं आपको बता चुकी हूँ, और सिंपल मेजोरिटी वाले अमेंडमेंट से क्या क्या अमेंड होगा मैं आपको वो भी बता चुकी हूँ। तो हमने ये सब पढ़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आर्टिकल नंबर 368 प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट देख लेते हैं, और फिर कल हम हमारी नेक्स्ट प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देख लेंगे, ओके। तो ये चीज और हम क्लियर कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 368 में प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अमेंडमेंट बिल हम पार्लियामेंट के दोनों हाउस में
इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों हाउसेस में पार्लियामेंट का बिल इनिशिएट कर सकते हैं। और अमेंडमेंट बिल मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और अदर कोई मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, यानी गवर्नमेंट मेंबर भी कर सकता है और नॉन गवर्नमेंट मेंबर भी कर सकता है। मस्ट बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब इसको, ये जो अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट बिल जो है हमारा, अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है, ठीक है। मस्ट बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस। और इसमें प्रेसिडेंट का असेंट भी मैंडेटरी होता है, यानी प्रेसिडेंट डिनाई नहीं कर सकता। अगर अमेंडमेंट बिल गया उसके पास तो उसका असेंट मैंडेटरी होगा, यानी उसे हाँ ही करनी है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न, प्रेसिडेंट ना रिटर्न कर सकता है और ना उसे डिले कर सकता है, जल्द से जल्द उसे हामी भरनी पड़ेगी। नो जॉइंट सीटिंग, ये भी हमको पता है कि अमेंडमेंट बिल पे जॉइंट सीटिंग होती नहीं है। क्यों नहीं होती है जॉइंट सीटिंग? क्योंकि यहाँ पे तो मैंडेटरी हो गया कि पास करना ही है बिल को दोनों हाउस से। तो अगर राज्यसभा से पास होकर आते हैं तो लोकसभा को मैंडेटरी हो जाता है पास करना, और लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा को मैंडेटरी हो जाता है पास करना, और इसके बाद में प्रेसिडेंट को भी असेंट मैंडेटरी है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, मैं आपको ये चीज की श्योरिटी देती हूँ कि अमेंडमेंट्स में एक क्वेश्चन आते ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस उठा के देख लो, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।